ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, कंफर्म करें तो होएगा जैसे। ओके। अच्छा, चलो सर, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है सर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग रेशियो एनालिसिस पे बात कर रहे हैं सर। लास्ट वीक मैंने इसका एक क्लास करवाया। ऐसे ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर रेशियो एनालिसिस का डिटेल्स में डिस्कशंस किया जाता है। ऐसे किसी किसी जगह में अकाउंट्स के साथ भी पढ़ा जाता है, अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोग स्टॉक मार्केट एनालिसिस करते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा जगह है सर। मतलब एक्चुअली जब स्टॉक मार्केट एनालिसिस का बात आता है ना सर, तो वो एक्चुअली यही है। जो लोग स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो बेसिकली यही करता है। वो बेसिकली रेशियो एनालिसिस करके मार्केट को पढ़ता है, मार्केट को समझता है, कंपनी के बारे में एक कंपनी का जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करता है, और उसके ऊपर बेस करके उसका एक ट्रेंड सेटअप होता है। ट्रेंड सेटअप इन द सेंस एक एक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कि भाई कंपनी या बिजनेस अच्छा करेगा कि खराब करेगा, फ्यूचर कैसा है, कंपनी का फ्यूचर कैसा है, ये डिपेंड करता है। सो ये जो टॉपिक है मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, जो लोग लास्ट क्लास किया था, कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसे तो बहुत सारा टॉपिक आता है जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, लेवरेज, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारा पार्ट है, रिसीवेबल मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, लॉट्स ऑफ थिंग, डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें बेसिकली एनालिटिकल एरिया में ही फोकस होता है। अकाउंट्स जहाँ पर खत्म होता है, एफएम वहाँ स्टार्ट होता है सर। लास्ट वीक मैंने ये नोट्स लिखा था, ठीक जिस पॉइंट में अकाउंट से कंप्लीट होता है, ठीक उसके बाद ही एफएम का काम चालू हो जाता है। क्योंकि अकाउंटेंसी में जो एंट्री हम लोग करते हैं, या फिर अकाउंटेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का बात करें, तो अकाउंटेंट जैसे ही अकाउंट्स में एंट्री कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, पीएल बैलेंस शीट बना लेता है, इसके बाद एफएम वाले का काम आ जाता है। अब वो क्या करेगा, कंपनी का अकाउंट्स को चेक करेगा। अगर आप लोग कभी टैली में काम किए, टैली या फिर कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, आप देखोगे कि उसमें नॉर्मली जो लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करता है, वो बेसिकली डेबिट क्रेडिट करता रहता है। मतलब उसको बस एक सेंस चाहिए होता है कि भाई अगर परचेज है तो क्या करे, सेल्स है तो क्या करे, बिल्स पेबल है तो क्या करे, रिसीवेबल है तो क्या करे, ठीक है, या फिर रिटर्न कर रहा है तो क्या करे। मतलब बेसिक जर्नल का कॉन्सेप्ट होने से वो डेटा एंट्री ऑपरेटर बन जाता है। उसके बाद थोड़ा हैबिट के साथ साथ उसको मिल जाता है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि जब आप अकाउंट्स में एंट्री करते रहते हो एज पर डेबिट क्रेडिट, इसके बाद एक बहुत बड़ा काम हो जाता है बैकग्राउंड में। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली, एसएपी, ठीक है, अब ये ना ऑटोमेटिकली आपके लिए पीएल बैलेंस शीट या फिर, हाँ बोलो सर। स्क्रीन फ्रीज है। स्क्रीन फ्रीज है, मैंने तो स्क्रीन शेयर नहीं किया। क्या मेरा आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों को? आवाज आ रहा है लेकिन स्क्रीन वही फ्रीज है आपका पिक्चर पर। एक बार रिज्वाइन करो आप। क्या बाकी सबके लिए भी मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया? ना सर ठीक है। ओके, ठीक, चलो ठीक है, उस पर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब कंपनी का पूरा अकाउंट्स के पीछे का जो काम हो जाता है, अब रेशियो एनालिसिस पिक्चर में आ जाता है। अब एनालिसिस करके कंपनी के बारे में एक आइडिया क्रिएट किया जाता है कि कंपनी के बारे में मैनेजमेंट सोचता है, शेयर होल्डर सोचता है, ठीक है। इवन जब कोई बैंक किसी कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करता है या लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो हर सिनारियो में एक इम्पॉर्टेंट मैटर हो जाता है। तो चलो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऐसे मैंने लास्ट वीक के क्लास में जो लिखा के रखा था, आप लोग एक बार, जिन लोगों का लास्ट वीक का क्लास नहीं हुआ है, वो लोग जरूर एक बार गो थ्रू करें सर। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा के रखा था, जिसमें फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, और फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग में मैंने आपको अकाउंट्स एंड एफएम के बारे में डिफरेंस बता के रखा, ठीक है। जैसे कि ये देखो, इट इज बेस्ड ऑन एक्रुअल बेसिस, इट इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस, ठीक है। कौन कैश बेसिस पे चलता है? एफएम, ठीक है। बट अकाउंट्स एक्रुअल बेसिस पे चलता है। एक्रुअल बेसिस इन द सेंस जो ड्यू है उसे भी अकाउंट्स इंपॉर्टेंस देता है, बट एफएम का मानना है ड्यू के बेसिस में एफएम नहीं चलता। एफएम ऑलवेज जो करंट सिचुएशन है उस पर बात करता है।
जो ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंट्स का पर्पस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी करना, लाइक ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको रेडी करना, ठीक है। लेकिन एफएम का ऑब्जेक्टिव रेडी करना नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट इज टू एनालाइज द प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल बैलेंस शीट, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना, यही मेन ऑब्जेक्टिव है सर, यही मेन ऑब्जेक्टिव है एफएम का, ठीक है। जब जैसे कि हम लोग अब प्रैक्टिकली भी देखते हैं, जब हम लोग किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने कोई भी कंपनी, से फॉर एग्जांपल मैं आईटीसी को उठा लेता हूँ जैसे, ठीक है। अब आईटीसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मेरे सामने आ जाए, ठीक है, मैंने रैंडम पिक किया जो मुझे दिखा। अब ये देखो यहाँ पर इसका इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है। अब ये तो पूरा स्टेटमेंट नहीं है, पूरा स्टेटमेंट देखना है तो एनुअल रिपोर्ट में जाना होगा। लेकिन अगर आप इसका बस उसके मतलब एक्सट्रैक्ट एरिया देखोगे तो आपको एक नजर आता है कि सर इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये आपको एक विजिबल होता है कि आप एक एक करके सारा चीजें चेक करते हो। लेकिन चेक करके आपको उसके बारे में विचार करना है कि भाई कंपनी का सिनारियो कैसा जा रहा है, कंपनी क्या काम कर रहा है, मतलब बेसिकली कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि कांस्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेशियो एनालिसिस जो है ना, ये इसका एक्चुअली पूरा नाम होता है सर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है। रेशियो एनालिसिस बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग का पार्ट है, इसको प्यार से एफएपी भी कहा जाता है, फैप, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, ठीक है। जिसमें मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व कर करके रखा और कुछ क्वेश्चंस भी करवाया, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पर मुझे आपको क्या पढ़ाना पड़ता है, जो मैंने लास्ट वीक में बताया, कितना तरह का रेशियोज होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेशियो क्या है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ रेशियो इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जब जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड होते हो या फिर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड होते हो, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के बारे में सोचते हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर कल जाके आप किसी बैंक में जॉब करते हो, ठीक है, तो भी आपके लिए रेशियो इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं रेशियो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स रेशियो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। चाहे आप किसी बैंक में जाओ, किसी कंपनी में काम करो, रेशियो पीछा नहीं छोड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ रेशियो में जैसे इंपॉर्टेंट रेशियोज है, इसमें आप लिक्विडिटी रेशियो जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बात करता है, ठीक है, मतलब बेसिकली करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। इसको सॉल्वेंसी रेशियो क्यों कहा जाता है जानते हो? मतलब कंपनी कितना दिन तक का सॉल्वेंट रह सकता है। सॉल्वेंट का मतलब क्या है जानते हो? सॉल्वेंट मतलब क्या वो अपना मार्केट में जो क्रेडिट है, ठीक है, क्या उसको रीपे करने का क्षमता रखता है, ठीक है। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपेंड करता है उसकी करंट एसेट करंट लायबिलिटी चेक करके, ठीक है। अगर आप आईटीसी का चेक करोगे करंट एसेट करंट लायबिलिटी, तो आपको मैं जेन्युइनली बोलता हूँ कि ये एकदम बिल्कुल क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी है, ठीक है। मतलब उसका इतना क्रेडिट वर्दीनेस है कि वो अपना जो भी मार्केट लायबिलिटी है उसको रिपे कर सकता है, ठीक है। लेकिन देयर मे बी सम ऑर्गेनाइजेशन जिसका मार्केट सिनेरियो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे मानो कि अगर मैं यस बैंक का हालत दिखाऊं आपको, ऐसे यस बैंक डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, बट स्टिल यस बैंक काफी प्रॉब्लम में है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स में ये सब देख रहे हो ना सर, ये सब रेशियो के थ्रू से ही मिलता है। पी रेशियो, पीवी रेशियो, ठीक है, सेक्टर पी कैसा है, सेक्टर पीवी रेशियो कैसा है, ये सब रेशियो है, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे सब कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा और इसका मतलब भी आपको धीरे धीरे बताऊंगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट ये कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देख के आप उसका रेशियो एनालिसिस करके कंपनी का सॉल्वेंसी पोजीशंस भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में जो सॉल्वेंसी रेशियो चेक किया जाता है, उसके थ्रू से आप कंपनी का सॉल्वेंसी हालत देखते हो, उसको लिक्विड रेशियो कहते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। इसके अलावा रिस्क को मेजर करने के लिए लेवरेज रेशियो जो लॉन्ग टर्म में चेक किया जाता है, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। सारा रेशियो चेक करके आप कंपनी के बारे में एक एजम्पशंस या उसके बारे में एक सोच बना सकते हो, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अनदर एक रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद अदर डिसिप्लिन्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ये भी रेशियो एनालिसिस के थ्रू से समझा जा सकता है कि एफएम अल्टीमेटली अकाउंट्स का बाकी पार्ट के साथ रिलेशनशिप भी वो मतलब एस्टेब्लिश करता है कि रेशियो के थ्रू से ही अकाउंट्स के डिसिप्लिन के साथ एफएम का कनेक्शन होता है, ठीक है।
सो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं थियोरेटिकली अगर आपको बताऊं, जो मैंने आपको इतना देर से बताने का कोशिश किया, अगर इसको आप किताबी बात से पढ़ो तो किताब कुछ इस तरह से बात करता है। The basis for financial analysis, planning and decision making is financial statement. ठीक है, which mainly consist balance sheet and P&L. ठीक है, the profit and loss account shows the operating activity. अगर आप किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करते हो तो वो बेसिकली आपको कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बात करता है ऑफ द कंसर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड द बैलेंस शीट डिपिक्ट्स द बैलेंस वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड एसेट्स एंड ऑफ द लायबिलिटी। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में हमें क्या पता चलता है, बैलेंस शीट में हमें कंपनी का एसेट लायबिलिटी का पता चलता है, पीएल से हमें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है ना। ये तो आप लोग बचपन से जानते हो, जब से कॉमर्स का पहचान हुआ है, मतलब जब से कॉमर्स आपकी जिंदगी में आया। ठीक है, क्लास 11। ठीक है, जो लोग 11-12 कॉमर्स पढ़ने के बाद सीए सीएमए में आए, कोई कोई हो सकता है मे बी 11-12 में कॉमर्स नहीं पढ़ा, कोई और स्ट्रीम में थे, साइंस थे, आर्ट्स थे, बट जब से सीए पढ़ने आए वो फाउंडेशन पढ़ा, एंट्रेंस दिया, ठीक है, या सीएमए का फाउंडेशन दिया, जो भी आप आए हो, अकाउंट्स के साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है। और जब से अकाउंट्स के साथ कनेक्शन बना, तब से बैलेंस शीट और पीएल के साथ आपका रिश्ता नाता जुड़ा। अब ये रिश्ता नाता जुड़ तो गया, अब इस रिश्ते नाते का ना एक सही इस्तेमाल होना चाहिए, और वो सही इस्तेमाल आपको रेशियो एनालिसिस देता है सर। इतना मेहनत से बचपन से बैलेंस शीट टैली करवाते थे, पीएल को बनाते थे, नेट प्रॉफिट के लिए दोस्तों के पीछे लगते थे कि बोलना भाई तेरा प्रॉफिट कितना आया, बोलना भाई तेरा जीपी कितना निकला, हाँ, बोलना भाई तेरा बैलेंस शीट टैली किया कि नहीं किया। एग्जाम से बाहर निकले नहीं, बस एक ही चर्चा, बैलेंस शीट टैली किया, मेरा नहीं किया, मतलब गया। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं करता है तो स्टूडेंट्स का मुंह एकदम सूख जाता है ना, कि जैसे ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा पाप हो गया। ठीक है, मतलब कॉमर्स स्टूडेंट्स का पहचान इससे पता चलता है, अगर एग्जाम हॉल से निकल के वो बैलेंस शीट टैली का बात ना करे तो फिर वो कॉमर्स स्टूडेंट ही कैसा। लेकिन बात ऐसा है सर कि आपने जितना मेहनत किया बचपन से, वो सारा मेहनत का फल आपको रेशियो एनालिसिस में देखने को मिलेगा। सर कैसा बात कर रहे हो, हाँ, एक रेशियो में इतना दम है कि हमें इतना सारा मेहनत का फल मिलने वाला है। अरे सर बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, और क्या अगर बोलता है सर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आप कंपनी का बैलेंस वैल्यू में कितना कंपनी एसेट लिया है मार्केट से, ठीक है, कितना एसेट खरीदा है, कितना लाइबिलिटी, कितना लोन है कंपनी का, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। However, the above statement do not disclose all of the necessary and relevant information. बैलेंस शीट में सारा इंफॉर्मेशन तो पता नहीं चलता है। सो फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग द मटेरियल एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर ascertaining the financial strength and weakness, the point to be noted sir, जितना इंफॉर्मेशन हमें मिल गया वहां से, कहाँ से, पीएल से, बैलेंस शीट से, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हमें ये नहीं बताता कि कंपनी स्ट्रेंथ में है कि वीकनेस में है। समझ में आ रहा है? जैसे मानो कि अगर आपको मैं येस बैंक का बैलेंस शीट शो करूं, आपको मानो कि कंपनी का बैलेंस शीट के सामने बिठा दिया, ठीक है, आप येस बैंक का बैलेंस शीट लेके बैठे, और आपको जब बोला गया, पूछा गया कि भाई कंपनी का करेंट एसेट कितना है, तो आप कंपनी का करेंट एसेट ढूंढ के अकाउंट्स चेक करके बताएं कि कंपनी के पास 46,000 करोड़ का करेंट एसेट्स है, कंपनी का 1,97,062 करोड़ का करेंट लायबिलिटी, कंपनी के पास 87,000 करोड़ का नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, और कंपनी के पास 2,71,829 करोड़ का शॉर्ट टर्म एसेट्स, सॉरी लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब सर ये आपको ऐसा क्या बता दिया, मतलब ये जस्ट इंफॉर्मेशन बन के एक डेटा बन के रह गया। अब ये डेटा इंफॉर्मेशन में तब बदल जाएगा जब आप इसका एनालिसिस करो, ठीक है, ये सारा डेटा इंफॉर्मेशन में तभी बदल सकता है जब आप इसको एनालिसिस कर पाओगे। अब इसको एनालिसिस करके आपको जो मिलता है वो रेशियो एनालिसिस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। तो वही सब बातें एक्चुअली इस रेशियो की क्लास में मैं आपके साथ करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें रेशियो का डेफिनेशन, ठीक है, ऐसे देखो सर ये सब थोड़ा थियोरेटिकल एरिया है। रेशियो इज डिफाइंड द इंडिकेटेड quotient of the two mathematical expressions and as the relationship between two or more things. Here, ratio means financial ratio or accounting ratio, which is a mathematical expressions of the relationship between two accounting figures. ठीक है, अब ये सब आप लोगों को मैं नोट शेयर करूंगा, आप लोग प्लीज घर पे थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में थियोरेटिकल सवाल भी पूछता है ना। तो ये देखो सोर्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर एनालिसिस, जिनको भी कंपनी का एनालिसिस करने का इच्छा होता है,
उनको कहाँ कहाँ से फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस का डेटा मिलता है। आप कंपनी का एनुअल रिपोर्ट चेक करोगे तो वहां से मिलेगा। एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनी का सारा डिटेल्स रहता है। जैसे कि ये किस कंपनी का है, यस बैंक का। अगर हम इसके एनुअल रिपोर्ट में क्लिक करें, ये देखो एनुअल रिपोर्ट निकल के आ गया। ठीक है, इसमें कंपनी सेक्रेटरी का साइन होता है। सीएस वाले बड़ा प्राउड फील करोगे, हाँ, कि बिना सीएस के साइन बिना एनुअल रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो सकता। ये देखो, ये रहा यस बैंक। इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट लिस्टेड है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इसलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डिटेल्स। एंड क्योंकि ये बीएसई में भी लिस्टेड है तो उसका भी डिटेल्स। ये देखो एनुअल रिपोर्ट ऑफ द बैंक ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2001-2022। ठीक है, इन compliance with the provisions of regulation 34 subsection 1 clause A of the Security and Exchange Board of India SEBI। इसमें ये क्या है सर, जो लोग ग्रुप 2 का लॉ पढ़ना चालू कर दिए हैं एग्जीक्यूटिव लेवल में, सीएस एग्जीक्यूटिव में, ग्रुप 2 में ये लॉ है सर। ठीक है, सिक्योरिटी लॉ। उसमें एलओडीआर का एक कॉन्सेप्ट है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो लोग सीए एंड सीएमए में पढ़ता है उनका फाइनल लेवल में ये लॉ पढ़ाया जाता है, तो उनके हिसाब से ये रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें अब थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप देख सकते हो, ये देखो, शिवानंद आर सेठीकर जो कंपनी सेक्रेटरी है, उसने इसको वैलिडिटी दिया है और अब उसके बाद जाके कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश करना है। अपन एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको कहाँ क्या मिलेगा, आप एनुअल रिपोर्ट का अगर छानबीन करोगे आपको डिटेल्स मिलता है, जैसे आप यहाँ से इस तरह से देख पाओगे। ठीक है, कंटेंट में जाओगे तो फाइनेंशियल डेटा में लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 184 पेज में जाओगे। ठीक, ऑडिटर्स रिपोर्ट सारा चीज मिल जाता है सर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, नो इशू। तो जस्ट मैंने आपको दिखाया कि जिसे भी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चाहिए वो एनुअल रिपोर्ट चेक करें। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कंपनी क्या है ना, बीच बीच में भी कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को निकालते हैं। ठीक है, क्वार्टर बेसिस में, तो आप वो भी चेक करें, उसको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, हर क्वार्टर में कंपनी को अपना फाइनेंशियल डेटा देना। ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, स्पेशली सीएस एंड सीएमए में तो बिल्कुल पूछेगा, सीए वाले के लिए भी ये सब इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सारा इंपॉर्टेंट है। नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बिजनेस पीरियडिकल्स। पीरियडिकल्स मतलब जो कंपनी अपना बीच बीच में पीरियडिकल्स निकालते हैं। एंड क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। ठीक है, इन सब जगह से आपको कंपनी का फाइनेंशियल डेटा मिलेगा और वो डेटा लेके आप अपना कंपनी का डिटेल्स चेक करो। टाइप्स ऑफ रेशियो में कितना तरह का रेशियो होता है आपको मैंने अभी थोड़ा बताया, अब आगे आगे मैं सब दिखाऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, इसमें मोटा मोटी एक आइडिया लेके जा सकते हो कि टाइप्स ऑफ रेशियो में आपको मेनली ये सब रेशियो जानना पड़ेगा। इसमें लिक्विडिटी रेशियो या शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी रेशियो होता है। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लेवरेज रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहा जाता है, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो। ठीक है, और यहाँ पर आप एक चेक कर सकते हो लेवरेज रेशियो और लॉन्ग टर्म जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी कहा जाता है, उसको कवरेज रेशियो के अंदर भी लिखा जाता है सर। और एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो, ये रिलेटेड टू सेल्स है, रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट्स, इक्विटी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो रिक्वायर्ड फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी होता है। ठीक है, रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन, इन्वेस्टर उनके लिए भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो चालू करें। ठीक है, लास्ट दिन मैं जिस पॉइंट में छोड़ा था अब उस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँ। आई होप कि जिन लोगों ने लास्ट क्लास किया था और जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं किया था सभी को याद आ गया होगा कि सर करना क्या है। लेकिन मैंने लास्ट वीक के क्लास में सिर्फ इतना ही नहीं बोला था, इससे ज़्यादा ही बोला था। साथ में मैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस के टाइप में भी चीज़ें मैंने, फॉर्मूला टाइप चीज़ें भी मैंने सॉल्व करा के रखा। ठीक है, तो इट्स माई रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट नहीं मतलब ये आप लोगों का ड्यूटी है कि आप लास्ट क्लास को ज़रूर एक बार थ्रू कर लें। ओके साहब, अच्छा चलिए स्टार्ट करें। इसको पॉइंट 2 के नाम से आप लिख सकते हो, मैंने लास्ट दिन पॉइंट 1 लिखा था, अब मैं पॉइंट 2 में जा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें क्या बताना है। चलो एक बोझे अच्छे से आवाज के, अरे समझ आ रहा है सबको। यस सर।
यस सर। আচ্ছা স্যার বলছিলাম এই আগের দিনের ক্লাসের লেখাগুলো কি পরে লিখে নিলে হয়ে যাবে তো? হ্যাঁ, মানে প্রথম দুটো পেজ খালি রেখে দিও। तुम लोग आज स्टार्ट कर रहे हो फिर वो पेज को छोड़ दे, 2 पेज छोड़ के फिर लिखे, ठीक है? अच्छा, रेशियो x बाई वाई, ये भी एक रेशियो है। हाँ सर, रेशियो इज लाइक दिस। हाँ, सारा रेशियो कितने रेशियो में, ऐसे बचपन में आप लोग रेशियो का करते थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोल के। हाँ, एक चैप्टर होता था। इन्हें जो लोग कॉम्पिटिटिव का तैयारी करता है सरकारी एग्जाम का, उन्हें भी करना पड़ता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है? लेकिन हम लोग यहाँ पर सारा बातें कंपनी एनालिसिस रिगार्डिंग करेंगे। अच्छा, रेशियो को अगर मैं थोड़ा सा डिटेल्स में चले, इसमें 2 रेशियो होता है सर, एक प्योर होता है और एक मिक्स होता है। प्योर रेशियो जैसे कि बोथ, जैसे कि मैंने आपको एक्स एंड वाई लिखाया, बोथ एक्स एंड वाई कम फ्रॉम सेम स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट लाइक पीएल से मिला है, सेम पीएल से मिला। अगर एक्स एंड वाई का डेटा एक ही जगह से मिलता, सेम स्टेटमेंट से मिलता, लाइक नेट प्रॉफिट मार्जिन, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जीपीएम, ठीक है? कोई भी एक फुल फॉर्म लिख दो, एनपीएम, जीपीएम, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ओपीएम, एटसेट्रा। ये सब ना, ये जो मैं बात किया, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, फुल फॉर्म लिख के रख सकते हो सर, भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा, बाद में जब चेक करोगे तो भूल जाओगे। फुल फॉर्म लिख दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोल के, ठीक है? उसी तरह एनपीएम में भी लिख दो नेट प्रॉफिट मार्जिन बोल के, जीपीएम में भी लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोल के, एक्सेट्रा। जब इस तरह का डेटा हमें कैलकुलेट करना है तो आप ये समझ जाइए कि ये प्योर है। प्योर मतलब जब वो सेम स्टेटमेंट से लिया जाता है। तो फिर मिक्स्ड क्या है सर? मिक्स्ड क्या है बोला तो सर, मिक्स्ड इज लाइक एक्स एंड वाई, जो मैंने आपको जो दिखाया, अगर एक्स एंड वाई रेशियो है तो एक्स एंड वाई कम फ्रॉम, ये दोनों डेटा डिफरेंट स्टेटमेंट से आए, दोनों डेटा डिफरेंट स्टेटमेंट से आए। आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, क्लैरिटी आ जाएगा सर, ठीक है? लाइक अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि कौन सा रेशियो ऐसा हो सकता है, लाइक एटीओ, एसेट टर्नओवर रेशियो, लाइक सीईटीओ, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, ठीक है? एटीओ मतलब एसेट टर्नओवर, सीई मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, लिख के रख सकते हो एसेट टर्नओवर रेशियो, CETO, capital employed turnover ratio, etc. और भी है, एक एक करके बताते हैं। अकाउंट्स का नॉलेज बहुत हेल्प करता है सर में, ठीक है? अच्छा, तो ये प्योर और मिक्स्ड का है। मिक्स मतलब डिफरेंट स्टेटमेंट से मिलेगा और प्योर मतलब सेम स्टेटमेंट से मिलेगा, ठीक है? अब ये प्योर और मिक्स्ड का आगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपका वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखो सर, एक नोट्स लिखो, for mixed ratio balance sheet figures is generally taken as average, that is opening plus closing by 2। इंपॉर्टेंट बात है सर, आगे बहुत काम आएगा इस तरह का चीज। आगे आगे जब हम लोग और कंप्लीट चीजें बताएंगे
तो क्वेश्चंस का सॉल्व करने के टाइम पे आपको एवरेज करने के लिए बोला जाएगा, तो आप घबराना नहीं। एवरेज का मतलब ही होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, इट्स अ वेरी पॉपुलर। सर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बैलेंस बाय 2, ठीक है। अब आगे जब क्वेश्चंस करवाएंगे आपको मैं समझाऊंगा। ये था पॉइंट 2 के रिलेटेड बातें। आप पॉइंट 3 স্যার একটু উপরে করুন। স্যার ওপি প্লাস সিএল। ओपी प्लस सी, ओपी डॉट सीएल डॉट, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। हो गया सर? हुआ है सर? হ্যাঁ স্যার। अच्छा, पॉइंट 3 में आपको थोड़ा सा मैं क्या लिखाऊंगा, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, ये मैंने आपको अभी बता रहा था, ठीक है, अभी मैं बता रहा था, बस उसी को पूछा। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज इज लाइक, अभी जो मैंने आपको लिस्ट सुना रहा था, है ना, लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइडेड बाय नहीं सॉरी, और, ठीक है, ये स्लैश है, लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। एक्टिविटी और एफिशिएंसी। प्रॉफिटेबिलिटी। धीरे धीरे समझ में पूरा आ जाएगा सर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेवरेज डिवाइडेड बाय एलटीएस, सॉरी स्लैश, बार बार डिवाइड बोलता हूँ, ठीक है। लेवरेज को क्या नाम से बोल सकते हैं सर? लेवरेज को आप इस नाम से लिखो, जैसे कि यहाँ पर भी था, लेवरेज रेशियो और एलटीएस मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। मतलब इसको क्या, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या है? मतलब सर बिजनेस क्या लॉन्ग टर्म में सरवाइव करने वाला है? सर एक्चुअली क्या है ना, तो मैं क्या बताऊं, इसीलिए मैं स्टॉक मार्केट के बारे में इतना एक्साइटेड होकर बात करता हूँ। स्टॉक मार्केट में जब भी कोई फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ता है, एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट ही है। जो लोग स्टॉक मार्केट फंडामेंटल पढ़ता है, उन्हें भी मुझे ये चीजें काफी डिटेल्स में सिखाना पड़ता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में, जैसे मानो यस बैंक, अब कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर होना चाहता है, कंपनी में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बनाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक डिसीजन मेकिंग होता है सर ये। अब इसमें अगर आप कंपनी का रेशियो एनालिसिस नहीं कर पाओगे किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, चाहे वो येस बैंक हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो मारुति हो, आईटीसी हो, स्टॉक मार्केट में करीब 7,000 कंपनी है बीएसई एनएसई मिला के। अब आप अगर कोई 5 स्टॉक में भी अपना पैसा लगाना चाहोगे ना, कोई 4 स्टॉक में, कोई 5 स्टॉक में, चाहे आप 500 लगाओ चाहे 5 करोड़ लगाओ, डजेंट मैटर, बट आप कंपनी में पैसा लगाओगे तो कंपनी के फ्यूचर के बारे में तो जरूर आपको चिंता होगा। तो जब आप कंपनी के फ्यूचर के बारे में चिंता करोगे, तो आपको कंपनी के फ्यूचर के बारे में चिंता होगा, तो कंपनी के सर्वाइवल के बारे में चिंता होगा। तभी ना जाके आप कंपनी में पैसा लगा के थोड़ा सा आराम से बैठने का सोचोगे। हाँ, रात का नींद तभी तो अच्छा होगा। सबसे टाइटन, राकेश झुनझुनवाला का बड़ा फेमस स्टॉक था। राकेश झुनझुनवाला जो द ग्रेट इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया, फ्रॉम इंडिया, उन्होंने अभी चला गया सर, डेथ हो गया उनका इसी लास्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली, ज्यादा दिन नहीं हुआ। ग्रेट एनालिटिकल एबिलिटी जिनको था इंडिया में, वो इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। इंसान तो चले जाते हैं पर उनका सोच, उनका एबिलिटी हमेशा रह जाता है।
अब जब राकेश झुंझुनवाला या फिर कोई भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाइक राधा कृष्णन दमानी, लाइक मोतीलाल ओसवाल, रामदेव अग्रवाल, देयर आर लॉट्स ऑफ और भी नाम है, सारा नाम मुझे ऐसे झटके में याद नहीं आता, बट फिर भी मैं आपको एक बता, तो उनको जब कंपनी एनालिसिस करना पड़ता है, क्या वो रेशियो एनालिसिस करते हैं सर? तो बिल्कुल करता है, नहीं तो नहीं करेगा तो फिर कैसे समझ में आएगा? रेशियो एनालिसिस करके कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड को वो बहुत ज्यादा ट्रैक कर पाता है, और तभी जाके वो कंपनी के बारे में एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस में। तो लेवरेज और एलटीएस, तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशंस, ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, इसीलिए इसको एलटीएस कहा, ठीक है। ये रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको साथ साथ में ये भी बताते हुए चल रहा हूँ कि क्या जान रहे हो, क्यों जान रहे हो। इसलिए जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बोलता है, मैं जब उन्हें बोलता हूँ कि भाई स्टॉक मार्केट पढ़ना चाहते हो, क्या थोड़ा फंडामेंटल या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना चाहोगे, ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता, ना तो लगता है कि या तो मेरा माथा खराब हो गया या तो मैं उनका माथा खराब करना चाहता हूँ। बट मुश्किल यही है कि जब डिटेल्स में सीखने का बारी आता है, यूट्यूब में बैठे बैठे हजारों लोगों को सुनने में लोग समय बिताता है, फिर सोचता है कि सही होगा कि अच्छा होगा पता नहीं, मैंने यूट्यूब सुन के थोड़ा पैसा लगाया था। बट बात ऐसा नहीं है कि यूट्यूब सुनना गलत है, यूट्यूब सुनना गलत नहीं है। गलत ये होता है कि जितना देर में आप यूट्यूब में दूसरे को सुनते हो कौन से स्टॉक में अच्छा है, पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, उतने देर में जो बंदा आपको यूट्यूब में बता रहा है ना, वो जिस हिसाब से सोच रहा है आप भी उस हिसाब से सोचोगे, ऐसा कुछ करके दिखाओ, ठीक है। ये अगर इंसान थोड़ा मेहनत करेगा तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी थोड़ा अच्छा होगा कि अगला जो बता रहे हैं उसको वेरीफाई करने का भी एक मौका उनको मिलेगा। सो वैल्यूएशन और मार्केट बेस्ड ये भी एक रेशियो है। चलो एक एक करके बताते हैं। अब एक काम करो पॉइंट, अब जैसे कि मैंने आपको इतना सारा टाइप्स बताया, अब एक एक करके चर्चा जारी। लिक्विडिटी और और भी, हाँ और भी बोल सकते हैं स्लैश शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। तो क्या बिजनेस शॉर्ट टर्म में जीने लायक है, मतलब क्या उसको जिंदा रहेगा या डूब जाएगा? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, दिस कैटेगरी दिस कैटेगरी ऑफ रेशियो measure the firm's the firm's ability to pay off current liability। सर जैसे बड़ा सवाल, जैसे टाइटन कंपनी, देखते हैं टाइटन का फाइनेंशियल कैसा है। टाइटन का शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कितना दिख रहा है? सर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है 10,512 करोड़ का, 10,512 करोड़ का इनका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। मोटा मोटी अकाउंट्स पेबल है 1322 करोड़ का, और अदर करंट में है 9,190 करोड़ का। अगर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में जाओगे तो और डिटेल्स में पता चल जाएगा कि क्या क्या अदर करंट है और क्या क्या अकाउंट्स पेबल है। अब देखो शॉर्ट टर्म में पे करने के लिए बिजनेस के पास शॉर्ट टर्म इनकम होना चाहिए, मतलब एनुअल इनकम जो करेंटली हो रहा। तो अगर आप देखो तो इसका मोटा मोटी 3,130 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कलेक्ट हो चुका है। साथ में कंपनी का दूसरा एसेट्स भी है, दूसरे जगह से भी इसका काफी अच्छा खासा पुराना पैकिंग है। सो कंपनी खराब कमाता नहीं है सर, अच्छा ही कमाता है, ठीक है। ये तो बस एक करेंट डेटा है, तो उल्टा कंपनी के पास पुराना एसेट्स भी काफी है। सो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है बट इतना भी ज्यादा नहीं है अगर आप कंपेयर करोगे कंपनी के पुराने प्रॉफिट या रेवेन्यू से। सो कंपनी का ग्रोथ भी हायर है कंपेयर टू बाकी इंडस्ट्री के दूसरे कंपनीज के हिसाब से। इसका कुछ पीयर्स भी हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हो, जैसे टाइटन के साथ सिमिलर पैरामीटर में राजेश एक्सपोर्ट, कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, ये सब कंपनीज आ जाता है। जैसे टाइटन के अंदर ही चलता है तनिष्क वगैरह ये सब, ठीक है। सो अब मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए बताया कि क्या कंपनी अपना शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को रीपे करने का ताकत रखता है, ठीक है। जैसे कि वोडाफोन आइडिया, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ।
वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया को क्यों बता रहा सर? क्योंकि वोडाफोन आइडिया का ना मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। या स्टॉक का हालत देख के समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा है जैसे खून बह रहा होगा। हाँ, स्टॉक में उतना भी अच्छा ट्रेड भी नहीं हो रहा है। 8 टका 45 पैसे इसका शेयर का दाम चल रहा है। इसका फाइनेंशियल्स में जाएंगे तो इसका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी आपको चिंता में डालने वाला है, और इसका नेट इनकम भी आपको चिंता में डालने वाला है। 28,000 करोड़ का नेगेटिव इनकम है लास्ट 2022 का। उससे पहले 44,000 करोड़ का था, बट थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। बैलेंस शीट में जाए तो करंट लायबिलिटी है सर 61,133 करोड़। ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी रीपे करने का ताकत क्या कंपनी रखता है? ठीक है, क्योंकि अगर लायबिलिटी बढ़ेगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा, पेनल्टी बढ़ेगा। ठीक है, अगर कंपनी रीपे नहीं कर पाएगा तो लॉन्ग टर्म में उसका एसेट्स में इफेक्ट पड़ता है, बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है, शेयर होल्डर के रेवेन्यू में इफेक्ट पड़ता है ना। नॉर्मल, कोई भी नॉर्मल बिजनेस की तरह सोचो तो आपको समझ में आ जाए। सो इसमें जो रेशियो काम आता है वो है सर करेंट रेशियो। अब करेंट रेशियो कैलकुलेट करने का क्या हिसाब? कंपनी का करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी में क्या हालत है। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्म जो है, नॉर्म मतलब रूल, स्टैंडर्ड नॉर्म कहता है कि अगर कंपनी का 2:1 का सिचुएशन है, 2:1 मतलब 2 भाग एसेट्स है और 1 भाग लायबिलिटी है। ठीक है, 2 भाग एसेट्स है और 1 भाग लायबिलिटी है, तो कंपनी खतरे से बाहर है। ठीक है, जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको इसका वोडाफोन का करेंट एसेट्स है 16,835 करोड़ का। ठीक है, अगर 21 का मैं दिखाऊं आपको, 2021 का ही अगर आप देखोगे तो इसका मुझे करंट एसेट नजर आ रहा है 14,099 करोड़ का, और करंट लायबिलिटी नजर आ रहा है 66,402। चिंता का विषय है सर, रियली। इसीलिए देखो बहुत सारा डेटा अवेलेबल नहीं है रिसेंट ट्रेंड, बहुत सारा डेटा अवेलेबल। तो आई आई होप यू अंडरस्टैंड। नेगेटिव टोटल इक्विटी लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो, इसका करंट रेशियो इसके इंडस्ट्री के बाकी पार्टनर से, मतलब बाकी सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस से काफी खराब है। 5 साल का करंट रेशियो चेक करके यहाँ पर देखा गया है, ओवर द लास्ट 5 years करंट रेशियो हैज बीन 37.23% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज 44.75%। सर समझ में आ रहा है आपको? कि देखो इसी मतलब ये फाइनेंशियल एनालिसिस हुआ ना। अभी फाइनेंशियल एनालिसिस पहले कैलकुलेट करो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्या बताया, 2:1, 2 भाग एसेट 1 भाग लाइबिलिटी, आप खतरे से बाहर। बट अगर आपका एसेट्स और लाइबिलिटी का रेशियो आपको चिंता में डालता है तो ये मुश्किल है। अच्छा, इसका और भी है, और भी एक फॉर्मूला आता है। अब इसको फॉर्मूला मान के याद करो या रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक समझ के याद करो, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि अगर इसको फॉर्मूला मानोगे तो आज पढ़ोगे कल भूलोगे, बट अगर आप इसको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सोचोगे तो आज पढ़ोगे कल पढ़ोगे परसों पढ़ोगे पर कभी ना भूलोगे। सीए माइनस, सीए मतलब करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट से इन्वेंट्री को हटाओ और उसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड करो, आपको क्विक रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, क्विक रेशियो मिल जाएगा। अब मैं जो रेशियो मैंने आपको लिखाया इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि एज ए फाइनेंस मैनेजर आपको सिर्फ फॉर्मूला बताने से नहीं होता है, आपको एट ए टाइम साथ साथ ये भी बताना पड़ता है, भी एक्सप्लेन करके बताओ। तो चलो एक्सप्लेनेशन। इन्वेंट्री इज द लिक्विड current asset. Inventory is the liquid current assets, hence unreliable. समझाता हूँ क्या? इन्वेंट्री इज द लिक्विड करंट एसेट हेंस अनरिलायबल, मतलब ये बहुत इजीली मार्केट में लिक्विड हो सकता है। तो सिर्फ लिक्विड नहीं कहना चाहिए, लीस्ट लिक्विड, मतलब लिक्विड है बट लीस्ट लिक्विड, मतलब वही मैं सोच रहा था कि मैं कुछ गलत लिखा है।
इन्वेंट्री इज द लीस्ट लिक्विड करंट एसेट, हिंस अनरिलायबल। मतलब आपके पास अगर दुकान में स्टॉक है तो इसको जल्दी सेल हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। লাস্টেরটা কি লিখেছো? उल्टा একদম লাস্টেরটা अनरिलायबल, আনটু। ठीक है। मतलब आप उतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते अपने स्टॉक के ऊपर, मतलब स्टॉक बिकेगा नहीं बिकेगा, यार थोड़ा सा अनसर्टेनिटी इस पे डिपेंड करता है, थोड़ा अनसर्टेन हो जाता है कि भाई क्या पता स्टॉक बिकेगा नहीं बिकेगा, बिकेगा मे बी बट इतना भी लिक्विड नहीं है, थोड़ा लिस्ट, मतलब नॉट लाइक कैश, है ना, नॉट लाइक शेयर्स, नॉट लाइक सिक्योरिटीज जो आप बहुत जल्दी में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड एसेट उसी को बोलते हैं ना। सो देयरफॉर इसीलिए क्या किया जाता है, क्विक रेशियो, quick ratio is a much more transient और मेजर, बेसिकली मेजर का एक दूसरा नाम ऑफ लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी को मेजर करने का स्ट्रिक्ट, ओके, लिक्विडिटी को मेजर करने का ये एक तरीका है कि भाई अपना स्टॉक को हटाओ, स्टॉक को हटा के स्टॉक को या इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री क्या होता है, आप जिस चीज का धंधा करते हो जो आपका प्रोडक्ट है उसको साइड करके आप अपना रेशियो बताओ तो क्या हालत है ना, तो पता चलेगा कि बिजनेस में कितना धन है। मतलब इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है सर, कि आप जिस चीज का बिजनेस करते हो, जैसे मानो कि अगर कोई प्रोडक्ट बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन को ढूंढे, प्रोडक्ट बिजनेस इन द सेंस आईटीसी, ठीक है, फिर से आईटीसी में आ गया। अब आईटीसी जैसे मानो ये अपना जो भी प्रोडक्ट है, मानता हूँ कि इसका सिगरेट वगैरह है, जरा जल्दी सेल सेल होता है, बट हमेशा नहीं सर, ठीक है। अब बिस्किट्स है, सिगरेट्स है, साबुन है, ठीक है, काफी सारा स्टॉक इनके पास रहेगा, लेकिन अपना स्टॉक कितना जल्दी निकलेगा, इससे बेहतर है कि आपके पास स्टॉक को बाहर करके आपके पास क्या हालत है अपना रेशियो का वो बताओ, ठीक है। तो इसका जो स्टैंडर्ड मेजर है, स्टैंडर्ड मेजर, तो स्टैंडर्ड नॉर्म्स भी बोल सकते हो, मतलब कितना क्विक रेशियो रहने से उसे स्टैंडर्ड माना जाता है। तो स्टैंडर्ड नॉर्म्स इज 1:1, मतलब आपके पास ये जो फॉर्मूला लिखा है आपको, सीए माइनस इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी का, ऐसा अगर 1:1 रेशियो में रहे तो आपका कंडीशन अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, समझिएगा सर, ये सब वाइटल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। फॉर्मूला समझ गए, घटक मत लेना, ठीक है, फॉर्मूला तो है बट मार्केट प्रैक्टिस है। अच्छा, एब्सोल्यूट कैश रेशियो, ये भी एक तरह का लिक्विड रेशियो है, ठीक है। लिक्विड रेशियो का और एक है या सॉल्वेंसी का एब्सोल्यूट कैश रेशियो। अब इसको कैसे निकाला जाता है सर, जो बिजनेस के पास कैश पड़ा हुआ है प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय सीएल, सीएल मींस करंट लायबिलिटी, जितना कैश है जितना मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, मतलब शेयर डिवेंचर टाइप का, ठीक है, जिसको मार्केट में इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, उसे एब्सोल्यूट कैश रेशियो कहा जाता है। डिफेंसिव इंटरनल measure equals to cash plus marketable securities divided by cash operating expense.
डिफेंसिव इंटरनल मेजर, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर डे। अब जो लोग रिसेंट ट्रेड में वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट का क्लास कर चुके लोग, उन्हें पता है कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस या कैश मैनेजमेंट कैसे होता है। जो नहीं किया वो बाद में जब वर्किंग कैपिटल कंप्लीट करेगा या कैश मैनेजमेंट कंप्लीट करेगा वो और अच्छे से एक बार देख लेगा। अब मैं थोड़ा इसको और एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ऐसे देखो, ये मैं आपको अभी क्या कर रहा हूँ, अलग अलग फार्मूला का यूज, ठीक है, अलग अलग रेशियो के बारे में थोड़ा डिटेल्स में लिखा रहा हूँ। अब आगे आगे एग्जाम्पल करवाएंगे ना तो आपको जवाब देना पड़ेगा सर। देखो 2 मिनट रुको, एग्जाम्पल में आ जाएंगे। एनालिटिकल एरिया में थोड़ा एनालिसिस देना पड़ता है, नहीं तो अभी तो 2-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पर परमानेंट वे में अगर आपका आइडिया क्लियर होना है ना, देखो सर मेरे हिसाब से परमानेंट वे का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन से आप आगे जाके कहीं ना कहीं अटक जाओगे, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन में टेढ़ा मेढ़ा हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन घूम के पूछ लिया, अब प्रॉब्लम तो वहीं पर है। रेशियो एनालिसिस स्कूल लेवल में भी रहता है, बट हम लोग स्कूल लेवल में इस तरह से सोचते नहीं है। मेरा तो मानना है कि जब पढ़ो तो एक बार अच्छे से पढ़ो ताकि वो आगे जाके काम आए। लेकिन हमारे देश में एजुकेशन को इतना ज़्यादा इजी कर दिया गया, इजी मतलब शॉर्टकट, इजी भी नहीं बोलना चाहिए उसको, शॉर्टकट बोलते हैं। भाई क्या क्या करके एग्जाम का नैया पार होगा ये बताओ। ये कोई नहीं बताता कि जब तक सीखोगे नहीं तब तक पास नहीं करवाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉपर टेक्निक ऑफ एजुकेशन। सीखो, पास करो, सीख के पास करो, पर तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। एक तरह का मतलब क्या पॉलिटिक्स खेलता है हमारे देश में। क्यों हम चाइना से, यूएस से क्यों पीछे निकल रहा है, क्यों यूरोपियन नेशन से पीछे निकल रहा है, पता है आपको? ये जो एक डब्बा टाइप एजुकेशन, ऐसा लगता है जैसे आईआईटी आईआईएम में भी पढ़ाई होता है, बाकी कहीं पर पढ़ाई नहीं होना चाहिए। भाई आईआईएम आईआईटी के बाहर भी पढ़ाई हो सकता है। मतलब ऐसा लगता है कि जो आईआईटी वाले बच्चे हैं, जो आईआईएम वाले बच्चे हैं, या फिर जो कोई टॉप लेवल स्कूल में पढ़ा है, सिर्फ उसी को पढ़ने का हक है, बाकी लोगों को पढ़ने का हक ही नहीं है। ऐसा थोड़ी होना चाहिए सर। इस तरह से देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे मोदी जी कितना भी बोल दे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। बोल रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन सिर्फ मेक इन इंडिया चिल्लाने से मेक इन इंडिया नहीं हो सकता। समझ रहे हैं सर? हाँ, इसको न्यूट्रल एनालिसिस करो। मोदी जी चिल्ला रहे हैं, अच्छा है। मोदी जी क्यों, हर किसी को चिल्लाना चाहिए मेक इन इंडिया, बट मेक इन इंडिया तब ना होगा जब मेक इन इंडिया के बेसिस के एजुकेशन सिस्टम, हाँ, तब जाके ये सब बात बनता है सर। चलो लिखो, इमेजिन, ममता दीदी को तो छोड़ ही दो सर, ममता दीदी का बस चले ना, बस सबको सिर्फ हर जगह में चौक का फैक्ट्री बना दे। हाँ, हर जगह में एक चौक का फैक्ट्री, चॉप से, और कुछ नहीं, चॉप खाओ और खिलाओ। इमेजिन ए सिचुएशन, सर मजाक नहीं कर रहा, बस एक जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि देश का नेता कैसा हो, जो सच्चाई दिखाए। ये झूठलापन ना अच्छा नहीं है, पब्लिक को भी समझना चाहिए कि हमें झूठ चाहिए कि सच चाहिए। इमेजिन ए सिचुएशन वेयर फार्म सेल्स कम टू स्टैंड स्टिल। सब ध्यान से सुनना बात। इमेजिन ए सिचुएशन वेयर फार्म सेल्स कम टू स्टैंड स्टिल, मतलब बिजनेस का सेल रुक चुका है, बिक नहीं रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट सेल कहीं ना कहीं अटक चुका है। अगर सेल रुक जाएगा तो हाउ 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 द फार्म, अब समझा समझा करो सर बात, हाउ द फार्म meet its daily operating expenses। अगर आपका सेल गिर जाए या फिर अगर आपका सेल रुक जाए, ठीक है, तो फिर आप अपना डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ से निकालोगे?
अब डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए क्या जो पुराना एसेट है उसको खर्चा करोगे? ये सिस्टम बहुत खतरनाक होता है ना। इंसान को हमेशा सर्वाइवल प्रोसेस के लिए अपने काम को ना बनाना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरा 2 रिलेटिव्स, अब किस तरह का रिलेटिव्स, मतलब मौसा है कि मौसी है वो सब छोड़ो, बट एक जेन्युइन एग्जांपल देता हूँ, नाम तो नहीं लूंगा। एक 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 फैमिली है मौसी का, उनके पास ना एसेट नहीं है। उनका ज्वेलरी का बिजनेस है, उनका जमीन जायदाद बड़ा घर कुछ नहीं है। बट आप जब बोलोगे करोड़ों आपके सामने लेके हाजिर करेगा। मजाक नहीं कर रहे। अगर आपको 2 लाख चाहिए वो भी दे देगा, 10 लाख चाहिए वो भी दे देगा, 50 लाख चाहिए वो भी दे देगा, ठीक है। लेकिन उनके पास ना तो जमीन है, ना तो कार है। कार इतना दिन बाद मैं सुना कि एक कार लिया, ठीक है। इतना दिन का कार भी नहीं लिया, ठीक है। तो मुझे उनका अप्रोच बड़ा अच्छा लगता है कि उनको जमीन जायदाद बना के अपना पैसा को कहीं पर पार्क नहीं करता। वो अपना करेंट एसेट को बिल्ड करने में बड़ा बिलीव रखता है। दुकान का जो एसेट्स है, ऐसे ज्वेलरी बिजनेस है, इसमें एक सुविधा क्या है उनको कि उनका ज्वेलरी जो है वो उनका करंट एसेट्स ऐसे स्टॉक भी है, और साथ में फ्यूचर में अगर कभी बिका भी नहीं तो भी बिक जाएगा। हाँ सर। तो ये उनका एक अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। बट वट एवर, मतलब बाकी नॉर्मल लोग, और एक मौसा है, ठीक है, उनका भी पैसा है, बट पैसा कम है और एसेट ज्यादा है। अब एसेट ज्यादा है मतलब उनका जो बिजनेस था वो उतना चलता नहीं है। मतलब सेल रुक गया है, पेट्रोल पंप का बिजनेस था, लेकिन बिजनेस करने का मन नहीं है। उनका इतना संपत्ति है, उसको देख देख के जीता है। ध्यान से सुनना बात को। पेट्रोल पंप चलता नहीं है, प्रॉपरली चलाता नहीं है, ऐसा ही बात है। पेट्रोल पंप को चलाता नहीं है, काम करने का इच्छा नहीं है, या फिर ड्यू टू एनी रीजन, शायद रोड का कुछ प्रॉब्लम हुआ उस एरिया में, उतना गाड़ी नहीं है, जो भी हो, लेकिन उसमें भी कुछ कोशिश नहीं है। कोशिश करता तो अपना पेट्रोल पंप को भी शिफ्ट कर सकता था। बट पॉइंट इज दैट उनका जमीन जायदाद तो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जमीन जायदाद देख के कितना जियोगे सर? करंट लेवल में भी तो कुछ होना चाहिए ताकि आप अपना डेली का खर्चा उठा पाओ। आजकल कभी कभी सुनने को आता है उनका पैसा तो बहुत है, तो वो अपना पुराना एसेट बेच रहा है, एसेट बेच के पैसा लेता है और उससे घर चलाता है। तो वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत आपातकालीन सिचुएशंस अलग होता है, जैसे वार सिचुएशंस, कोरोना सिचुएशंस, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस, जो घर पे अचानक से कोई किसी का कुछ हो गया, ठीक है। ऐसे सिचुएशंस में इंसान करे, कुछ तबीयत खराब हो गया तब ठीक है। बट डे टू डे लाइफ में अगर कभी भी कोई घर इस तरह का सिचुएशंस क्रिएट करता है, ये उस घर का मतलब डिटोरिएशंस का इफेक्ट है सर। अब घर चलाना और कंपनी चलाने में, हाँ बोलो। এটা লিকুইডেশন প্রসেসের মতন ব্যাপার হয়ে যাবে। किसे मतलब? লিকুইডেশন বন্ধ করে দিতে হবে, এরকম একটা ব্যাপার চলে আসবে তখন। हाँ, वही 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 बात है। वही बात है ना सर, वही बात है, बिजनेस बंद करना पड़ जाता है। अब ऐसा मैं अगर आपको मार्केट एग्जांपल दूं, ऐसा रिसेंटली हुआ है। अ, जैसे एक कंपनी है सर, जेट एयरवेज। इंडिगो का भी हालत अच्छा नहीं है। मैं तो सुन रहा हूँ कि सर ये एक कंपनी था ना, एयर एशिया, हाँ, सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी था, वो भी टाटा को बेच दिया। टाटा उसको ले लिया। मतलब अभी भारत में मैं तो जितना देख रहा हूँ कि भारत में अभी सारा एयर इंडिया के ही अंदर आ गया, मतलब टाटा के पास। हाँ, এয়ার ইন্ডিয়ার অবস্থা খারাপ ছিল, টাটা নেওয়ার পর একটুখানি সুস্থ সবল হয়েছে আবার। नहीं नहीं, कुछ सुस्त तो सफल नहीं हुआ है। मतलब अभी अभी टाटा उसको मैनेज करेगा। একটু कमेছে हाँ, অনেক দিক तो वो, থেকে। हाँ, पेपर में दिख रहा है, बट रियल में इतना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। बट क्योंकि अभी टाटा ऑपरेट करेगा, टाटा के पास अभी सबसे ज्यादा फ्लीट है सर। मतलब टाटा अभी इंडियन एयरलाइंस बिजनेस आप एकदम मानो कि अब टाटा ही देखेगा। लेकिन आप देखो सर, ये जेट एयरवेज का हालत देखो आप। जेट एयरवेज का इनकम बंद पड़ा हुआ है। क्यों जानते हो? 2019 में ही अपना बिजनेस को ही बंद कर दिया। मतलब दुकान नहीं बंद किया, ऑपरेशन बंद कर दिया, सेल बंद। मतलब उनका इतना एक्सपेंस हो रहा था और उस हिसाब से सेलिंग अच्छा नहीं हो पा रहा था। टिकटिंग कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, पायलट का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा मेंटेन करके उनका बन नहीं रहा था सर। 5,000 करोड़ का लॉस हो गया था। 5,000 करोड़ का लॉस। उससे पहले
767 करोड़ का लॉस था, वहां से 5,000 5,500 करोड़ का लॉस। फिर बंद करने के बाद धीरे धीरे कम होने लगा। अब रिसेंटली बोला है कि खोलेगा, वापस ऑपरेशन स्टार्ट करा। तो जैसे ही स्टार्ट करा वो ऑटोमेटिकली 150 करोड़ से 7,772 करोड़ का। लेकिन अभी देखो धीरे धीरे क्या होता है। लेकिन आपको मैं यही कहना चाहता कि जब बिजनेस का सेल गिर जाए, जब सेल स्टैंडिंग पॉइंट में आ जाए, किसी पॉइंट में आके स्टैंड कर जाए, तो बिजनेस के लिए कितना खतरनाक सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, तो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी उठाना मुश्किल हो जाता है। द फर्म विल यूज, ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, द फर्म विल यूज द अवेलेबल कैश बैलेंस। हेंस अगर फर्म अवेलेबल कैश बैलेंस को यूज करेगा तो क्या होगा, हेंस दिस रेशियो measure the number of days the firm will able to survive। ठीक जैसा मैं आपको बता रहा था। ठीक है, अगर अवेलेबल कैश बैलेंस पे लोग हाथ देता है, तो अब ये देखना है कि उस कैश बैलेंस से फर्म कितना दिन तक और सरवाइव कर पाएगा, एबल टू सरवाइव, है ना। बंगाली में हम लोग एक बात कहते हैं सर कि कलसी चाल गड़ाते कतक्षण। इस बात का एक बहुत अंतर अंदर का मतलब है। कलसी मतलब एक कलश या पात्र या पॉट, मिट्टी का पॉट होता है, उसमें पानी रहता है। अगर आप उस पानी को खर्चा नहीं करते और उसको देख देख के सोचते हो कि भाई चलो पानी है, और आप काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो फिर पानी पीते पीते पानी खत्म हो जाएगा, है ना। इसीलिए कहावत है कि कलसी जल गड़ाते गड़ाते खत्म। हाँ सर। লক্ষ্মীর ভান্ডার শেষ হতে কত? वही सर। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशंस। अब इसी सिचुएशंस में कुछ क्वेश्चंस करना है, और क्या। अच्छा, जब आपको एग्जाम में ना कई बार कमेंट लिखने के लिए बोलता है, स्पेशली सीएसईएम एग्जाम में तो बोलता ही है, तो स्मार्ट वे फॉर कमेंट। ठीक है, जब आपको कमेंट के लिए बोलता है ना, अभी सीएस में भी पूछेगा, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू नहीं रहेगा मतलब न्यू सिलेबस में। तो ऑल दिस रेशियो indicate a trade-off between liquidity and, तब जीरो से हीरो बनने का रेशियो है सर, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिट। तो आज अगर आप लिक्विड में हो, कल आप प्रॉफिटेबल होंगे कि नहीं होंगे, ये सब ये रेशियो से पता चलता है, जो रेशियो मैंने ऑलरेडी आपको जस्ट लिखा है। ठीक है, जस्ट मैंने आपको लिखा है, इसके साथ ऐड करो ऑल दिस रेशियो। मतलब ये स्मार्ट वे ऑफ कमेंट है, एग्जाम में ऐसे कमेंट लिखना है जब कमेंट पूछता है, स्पेशली फॉर सी एग्जाम, सीएम एग्जाम। ठीक है, ऑल दिस रेशियो इंडिकेट अ ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, इवन बीकॉम एग्जाम में भी पूछता है, स्पेशली इन ऑनर्स। So all these ratio should be subject to time services and CTC. And cross section analysis. All these ratios should be subject to time series and cross section analysis. ठीक है, टाइम सीरीज इन द सेंस चेक करते जाओ। बिजनेस तो एक दिन के लिए नहीं होता, बिजनेस एक टाइम सीरीज में चलता है। 2018 में क्या था, 2019 में क्या है, 2020 में क्या है, 2021 में क्या है, चलता रहता है सर। ठीक है, और जैसे देखो ना, इसका अर्निंग पर शेयर
बहुत नेगेटिव था, अब धीरे धीरे देखो पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, ऐसा आशा किया जा रहा है कि आई थिंक जेट एयरवेज अच्छा करेगा। ठीक है, अब अभी तक तो ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया, जब तक स्टार्ट नहीं करता तब तक बताया जा मुश्किल है कि आगे क्या होने वाला है। बट आज नहीं तो कल इंडियन एयरलाइंस बिजनेस में बदलाव आने वाला है। ऐसे बड़ा बड़ा प्लेयर फेलियर हुआ है सर। लेटेस्ट में तो और एक बंदा, मतलब और एक फेमस पर्सन ने एयरलाइंस बिजनेस में आया सर, लेकिन आते ही चले गए, राकेश इंजन वाला, आकाश एयरलाइंस। आई होप आप लोग खबर सुने होंगे। एक एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल मतलब एग्जाम टाइप क्वेश्चंस भी ऐसा होता है। ठीक है, करेंट रेशियो दे देगा आपको, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं, अंदरूनी क्वेश्चंस भी पूछते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी जाके आप एमसीक्यू का जवाब दे पाते हो। ठीक है, इसलिए डिटेल्स में पढ़ा करो, नहीं तो ना छोटा सा सवाल इधर उधर पूछेगा, जवाब नहीं दे पाओगे, बोलोगे कि आप पढ़े नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। सर करेंट रेशियो 1.8 है, क्विक रेशियो 1.1 है। करेंट लायबिलिटी 40 लाख का बोला, कैलकुलेट करने पूछा है आपको इन्वेंट्री। निकाल लोगे सर? करेंट रेशियो 1.8, करेंट क्विक रेशियो 1.1। आपको पता है व्हाट इज करेंट रेशियो, व्हाट इज क्विक रेशियो? करेंट लायबिलिटी 40 लाख, कैलकुलेट इन्वेंट्री। ट्राई। इस डेटा से आपको इन्वेंट्री कैलकुलेट करके बताना है कि कंपनी के पास स्टॉक कितना है। बोलो सर। हेलो, ट्राई हो रहा है क्या? ट्राई और नो ट्राई? तो बोलो सर, क्यों ट्राई করছে? तथा नंदिनी, ज्योति, एनीबॉडी, नील, मौसुमी, बोलो सर बोलो। ट्राई कोई तो कर होगा, कोई तो है जो मुझे इसका जवाब दे सकता है, कोई तो है। अरे है ना कोई तो, बहुत ट्राई করছে इसकी। 28 लाख। 28 लाख, वेरी गुड सर, आंसर एकदम मैच हो गया। मुझे मौसमी से जवाब मिला सर, वेरी गुड मौसमी। करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 1.8। और किसी का आया? सर करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी कैसे मिला मुझे? क्योंकि करंट रेशियो का फॉर्मूला है सी ए बाई सी एल, मैंने ऑलरेडी लिखा है आपको। सो अगर सी ए बाई सी एल 1.8 है, अब यहाँ से क्या हम लोग निकाल सकते हैं सर? करंट एसेट ऑलरेडी 1.8 तो इधर है ही, सो 1.8 इंटू करंट लायबिलिटी में अगर हम पुट करें, ये इंटू हो जाता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। सो 1.8 इंटू 40 लाख का करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट कितना हुआ? 40 इंटू 1.8, कत एसছে मुझे 72 लाख, 72 लाख सर। अरे अच्छा, क्विक रेशियो कैसे निकालेगा? सी ए माइनस इन्वेंट्री, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सी ए माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, है ना? बोलो। ये बाय इन्वेंट्री बाय करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 1.1, एक क्विक रेशियो का फॉर्मूला है। अब तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, इन्वेंट्री यहाँ से निकाला जा सकता है। आई ऑलरेडी कैलकुलेट 72 लाख सी ए इन्वेंट्री, वी डोंट नो बट वी नो 1.1 एज वेल एज 40 लाख। सो क्या हम यहाँ से निकाल पाएंगे इन्वेंट्री कितना है? 40 इंटू 1.1 कितना हो जाएगा सर? 44, है ना? 40 इंटू 1.1 44, और अगर 44 और इधर ये 72 जो है, इसको मैं इधर ले, मतलब ऑटोमेटिकली इसको
ये माइनस रहेगा और ये -72 इधर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, इन्वेंट्री इक्वल्स टू 20। बोलो सर, कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा? थोड़ा सा दिमाग चाहिए, थोड़ा सा दिमाग से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो आप कंपनी के कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो आप बाकी इंफॉर्मेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक वजह कैसे क्वेश्चन लिख लिया सबने? अरे समझे, समझ में आया कि हाँ नहीं? सर। ट्राई अनदर क्वेश्चन। सेल्स, कंपनी ने सेल दिया आपको 500 लाख, 500 लाख। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 2 टाइम्स एटीओ। एसेट टर्नओवर मतलब एटीओ, एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 2 टाइम्स। ये सब टाइम्स होता है, मतलब कितना बार एसेट टर्नओवर होता है आपका, टाइम्स। फिक्स्ड एसेट्स भी देके रखा है आपको, फिक्स्ड एसेट इज टू करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स बाय करंट एसेट्स 4:1। तो कितने करंट पे कितने फिक्स्ड है, कितने करंट पे कितना फिक्स्ड है? 4 फिक्स्ड पे 1 करंट एसेट्स है, ऐसा बात है सर। along with that करंट लायबिलिटी भी देके रखा आपको 35 लाख। कंप्यूट करने पूछा है आपको, करंट रेशियो बोलो कितना होगा एंड क्विक रेशियो। कौन बोलेगा जल्दी जल्दी? ए तौथर आवाज बचना था बुझते पारछिस? नील, ज्योति, ज्योति का भी आवाज नहीं है, नंदिनी, हाँ सर। स्नेहेश, शंकर, रियाक्षी। ओके सर, बोल बोल आंसर बोल सर। क्वेश्चन लिख लिया तो आंसर बताओ, करंट रेशियो क्या होगा और क्विक रेशियो क्या होगा? ये इंफॉर्मेशन अगर आपको गिवन है तो कैसे निकलेगा? जो पता है पहले वो पुट करो सर। ये सब चीजों का जवाब देने के लिए जो आपको नॉलेज में है पहले वो सब पुट कर लो। तो जैसे देखो, क्वेश्चन पूछा है करंट रेशियो, अब हमें करंट रेशियो जितना पता है पहले पुट करें, करंट एसेट माइनस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, वी नो दैट। अब हमें ये तो नहीं पता कि करंट एसेट कितना है और करंट लायबिलिटी कितना है, पता है क्या? हाँ सर, क्या हमें पता है करंट एसेट कितना है और करंट लायबिलिटी कितना है? तो लायबिलिटी तो আছে सर मैंने asset और টা। एक इन्फॉर्मेशन देना भूल गया, इन्वेंट्री का भी एक इन्फॉर्मेशन 10 लाख। अब चेक करो, सर यहाँ पर हमें एसेट टर्नओवर रेशियो बोला था 2 टाइम्स। अब एसेट टर्नओवर रेशियो मैंने लास्ट दिन लिखा था एक्चुअली, है ना सर? सो एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। मतलब कितने टोटल एसेट्स पे कितना सेल होता है, इसका वैल्यू दे के रखा है 2 टाइम्स सेल्स बाय टीए। सो वी नो दी सेल्स 500 लाख, बट वी डोंट नो दी टोटल एसेट्स। टोटल एसेट तो पता नहीं, पर सेल्स का पता है और इधर 2 का पता है। तो क्या हम यहाँ से निकाल पाएंगे टोटल एसेट कितना है? बिल्कुल।
तो टोटल एसेट कितना हो जाएगा 500/2 है सर, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा मतलब इस तरह का TA इंटू 2 इक्वल्स टू 500 और वी कैन से TA इक्वल्स टू 500/2 इक्वल्स टू 250। तो टोटल एसेट इज 250। अगर टोटल एसेट 250 है तो फिक्स्ड और करंट का रेशियो तो हमें पता है ना सर। 250 में से ये 4:1 में डिवाइड कर लो, 4:1 में डिवाइड कर लो। तो 250 का 4/5, 250 का 4/5 और 250 का 1/5। हाँ सर, तो 250 का 4/5 है फिक्स्ड एसेट और 1/5 है करेंट एसेट। तो 250 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 50, 50 लाख आपका हो जाएगा करेंट और आपका 200 लाख हो जाएगा फिक्स्ड। क्लियर ना, होना ही चाहिए क्लियर, कोई चीज है ही नहीं इसमें। अब करेंट एसेट कितना है आपका 50 लाख, लायबिलिटी ऑलरेडी गिवन है 35 लाख क्वेश्चंस में। सो 50/35 कितना हुआ करंट रेशियो, बोलो 10:7। सर 1.4। 1.4 तो सर 1.43, 1.4। 1.4 के बाद 3 है ना, देख तो 7 क्यों होगा सर 50/35। 1.4 है सर, मैं तो 1.3 है। राइट हाँ बहुत सुनी, বললাম আমি ডিভাইড করিনি, ওরকমই রেখেছিলাম। ठीक है करंट रेशियो आ गया, क्विक रेशियो हो जाएगा अभी, हो जाना चाहिए सर। अब आपको तो पता ही है क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट इज 50 लाख, इन्वेंट्री इज 10 लाख, लायबिलिटी इज 35 लाख। काम खत्म, पैसा हजम, बोलो कितना, सर 1.14। 1.14 मिल गया आंसर। ठीक है, अब ये काम होता है सर लिक्विड रेशियो का। ठीक है, लिक्विड रेशियो से आप सॉल्वेंसी पोजीशंस, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, जैसे भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा आप कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। इसीलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एक दूसरे रेशियो में चलते हैं, पॉइंट हेडिंग करो 0.5 एक्टिविटी और एफिशिएंसी। एक्टिविटी और एफिशिएंसी मतलब आप एक्टिविटी कैसे कर रहे हो उसका एफिशिएंट लेवल, एफिशिएंसी लेवल आप चेक कर सकते हैं। अब एफिशिएंसी लेवल से दिस कैटेगरी of ratio measures the management efficiency of asset सर একটু নিচে স্ক্রল করো না, नीचे ना ऊपर है, সরি উপরে। asset utilization। ठीक है सर, this category of ratio measures the management efficiency of assets utilizations। ठीक है चीज, হ্যাঁ স্যার। academically it would be
better to classify this ratio into two parts. Into একটু উপর করুন। अच्छा, मेरा आवाज तो क्लियर आता है, फिर तुम लोग सुन के क्यों नहीं लिख लेते हो? इतना धीमा धीमा बोलते हो, थोड़ा डिक्टेशन लो। अगर आवाज आवाज कट होता है क्या? তাহলে মাঝে মাঝে আওয়াজ নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব হয়ে যায়। कभी कभी आवाज कट रहा है। अच्छा, academically it will be better to classify this ratio into two parts. Okay, so part one, not related to working capital. जो लोग ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल पढ़ चुके हो, दे नो हाउ वर्किंग कैपिटल वर्क। जो नहीं, जिनको नहीं पता, मैं उनको थोड़ा आइडिया जरूर दे दूंगा, और बाद में जब आप लोग वर्किंग कैपिटल पढ़ोगे तो ऐसे ही समझ जाओगे। कंप्लीटेड नहीं, computed in terms of number of times. Computed in terms of number of times. जैसे कि asset turnover ratio ATO, sales divided by average asset. CTO, capital turnover ratio, CTO, sales divided by average capital employed. या फिर FATO, 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 सर FATO क्या है? FATO हाँ, TO means turnover, हाँ, ক্যাপিটাল এমপ্লয়মেন্ট capital employed. CE means capital employed. Sales by average fixed assets, FA. Okay, sir. Not related to working capital. इसमें जैसे कि एवरेज टर्नओवर, एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स बाय एवरेज एसेट, CTO, सेल्स बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, FATO मतलब सेल्स बाय एवरेज फिक्स्ड एसेट्स. Interesting thing is that in all cases, higher the better. क्या है सर? Higher the जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, ठीक है। अब ये था एक्टिविटी और एफिशिएंसी का पहला पढ़ा, ठीक है, पार्ट 1। पार्ट 2 में चलो, फिर एग्जाम्पल तो देंगे। देखिए सर, वर्किंग कैपिटल एक्टिविटी रेशियो, these are
computed in two styles. Style number 1, number of times. जैसे कि मैं आपको बोला, हायर द बेटर, एक टाइम, एक स्टाइल, हायर द बेटर। और एक स्टाइल होता है सर, स्टाइल 2। एक हिंदी सिनेमा देखा था, स्टाइल, बेकार मूवी लगता है इसका, बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता। स्टाइल, स्टाइल 2, पीरियड that is days, that is in days. Lower the better, क्या है सर? लोअर दी, एक्सेप्ट, एक ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट क्रेडिटर। एक्सेप्ट क्रेडिटर सर, हाँ, क्रेडिटर, क्रेडिटर को छोड़ के बाकी लोअर दी बेटर, ठीक है। अब बताता हूँ सर क्या मतलब निकल रहा है, सब बता दूँ। अच्छा, इसमें जैसे कि इम्पोर्टेंट और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि डेटर्स, डेटर में इम्पोर्टेंट रेशियोज में जैसे DTO, द डेटा टर्नओवर रेशियो, ACP, दैट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल का क्लास किए हो ना, उनको थोड़ा हेल्प होगा। जो लोग वर्किंग कैपिटल नहीं किए, उनको मैं अभी थोड़ा शेयर कर देता हूँ वर्किंग कैपिटल, आप लोग ना घर पे थोड़ा देखिएगा, आपको हेल्प हो जाएगा। बाद में फिर से मैं एक बार लाइव करवाऊंगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड, ACP, तो DTO मतलब डेटा टर्नओवर रेशियो, ACP मींस एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का काम करता है। डेटा टर्नओवर रेशियो ऐसे कैलकुलेट होता है सर, क्रेडिट सेल, मतलब जितना बिजनेस क्रेडिट में सेल करता है वही तो डेटर बनता है। अब क्रेडिट सेल को अगर आप एवरेज डेटर से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, अगर आप एवरेज डेटर से डिवाइड कर दोगे तो फिर आपको डेटा टर्नओवर मिलेगा। से फॉर एग्जांपल, ऐसे ही लिख रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स, तो अगर डेटा टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, ठीक है, और अगर आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछता है तो आप कैसे निकालोगे? अब एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर 365 डेज है, इसमें डेटा टर्नओवर रेशियो 365 बाई DTR करने से तो आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा 365 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा 73। इस तरह से होता है। ऐसे ये एजम्पशन है, एज्यूम, हाँ, लिख के रखने के बाद में सोचोगे सर कहाँ से 5 टाइम्स लिख दिया, 2 टाइम्स भी लिख सकते थे, उसमें क्या था? हाँ सर, इसको मैं 5 की जगह 2 भी लिख सकता था, बट आपको अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है, डेटा टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर एंड एवरेज क्रेडिट पीरियड कैसे निकालोगे? एवरेज कलेक्शन पीरियड, जितना आपका नंबर ऑफ डेज रहेगा, नॉर्मली 1 साल 365 दिन का होता है, उनको डिवाइड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो करो, तो आपको डेटर से, मतलब जिनको आपने क्रेडिट में सेल किया, उनसे पैसा कलेक्ट करने में कितना समय लगता है, ये मायने रखता है। लोअर द बेटर, जितना कम हो उतना अच्छा। समझ में आ रहा है सर? अब ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सर, ठीक है, तो आप भी कुछ पॉइंट लिख के जाओ। जैसे इन्वेंट्री भी एक होता है सर, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री रेशियो कैसा कैसा हो सकता है, जैसे
जैसे ITO, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कैसे कैलकुलेट करोगे सर? इन्वेंट्री डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर। आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जितना है उसको आप डिवाइड कर दो एवरेज इन्वेंट्री से। ये सब ना जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये सब वर्किंग कैपिटल रिलेटेड मैटर है। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल पढ़ चुके हो उनको थोड़ा हेल्प हो जाएगा, और जो लोग नहीं, थोड़ा ज़्यादा हेल्प होगा। जो लोग वर्किंग कैपिटल नहीं पढ़ा है उन्हें भी इतना भी दिक्कत नहीं होगा। सभी अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग टर्म यूज कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, COGS बाय एवरेज इन्वेंट्री, या इन्वेंट्री पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर मानो कि आपको पता है कि पूरा साल में कितना दिन आता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस में 360 लिख देगा तो 360 से कैलकुलेट करते हैं। कुछ नहीं बोलेगा तो 365, इसको डिवाइड कर देना जितना ITO बोलेगा टाइम्स में, ठीक है? तो आपको इन्वेंटरी पीरियड आ जाएगा। ऐसे क्रेडिटर रिलेटेड भी कुछ रेशियोज होता है। जैसे हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे क्या? मुझे लगा ऐसा म्यूट हुआ था, बोलो। CTO, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, या फिर पेमेंट पीरियड, मतलब बिजनेस कितने देरी से पेमेंट करता है। हायर द बेटर, पेमेंट जितना देरी करके हो उतना अच्छा, लेकिन कलेक्शन जितना जल्दी हो उतना अच्छा। यही रूल हो बिजनेस का। दूसरे को देरी करके पेमेंट करो, अपना कलेक्शन जल्दी करो। सर ऐसा संभव होता है क्या? यस। अगर आप अपने बिजनेस में अगर आप मोनोपोली या एक लीडिंग पोजीशन हासिल करते हो तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है? मतलब जल्दी कलेक्शन करो और देरी करके पेमेंट करो। क्रेडिट परचेज, देरी करके मतलब क्या? जब मर्जी नहीं, ऐसा नहीं है, एक रीजनेबल टाइम। एवरेज क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज बाय एवरेज पेमेंट पीरियड भी सिमिलर निकल जा सकता है। 365 डिवाइडेड बाय CTO, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है? CTO। तो इस तरीके से हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, ये सब वर्किंग कैपिटल रिलेटेड है। और जो वर्किंग कैपिटल रिलेटेड नहीं है उसमें आ जाता है एसेट टर्नओवर, कैपिटल टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर, ठीक है? तो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेशियो, ठीक है? अब आगे आगे मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। देखिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और रेशियो के बारे में बताऊंगा, फिर जाके मैं आपको इसका सॉल्यूशंस करवाऊंगा, ठीक है? तो लिख के रखो ऐसे ताकि मुझे भी याद रहे, आप लोगों को भी याद रहे। 0.6 बोल के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट के लिए भी, जो ओनर है बिजनेस का उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करके आप अपने बिजनेस के बारे में एक आइडिया जनरेट कर सकते हो कि बिजनेस किधर जा रहा है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बताने वाला हूँ जो स्टॉक मार्केट एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत यूज होता है, डुपॉन्ट चार्ट एनालिसिस, ठीक है? डुपॉन्ट मतलब डुपॉन्ट बोल के एक फेमस एनालिस्ट थे, उनका एक आज के डेट में कंपनी भी है अमेरिका में, तो उनका बताऊंगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट क्लास और इंटरेस्टिंग होने वाला है सर। इन द मीन टाइम जिन लोगों का लास्ट क्लास हो चुका है वो रिवाइज करें। नोट शेयर करता हूँ आपको ताकि आप थ्योरेटिकल एरिया कवर करें, उसके अंदर भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएगा, हो सके तो ट्राई करें सॉल्व करने का, एक आइडिया जनरेट हो जाएगा। बट क्योंकि मैं थोड़ा समझा के पढ़ाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो, इसीलिए क्लास में हम लोग धीरे धीरे सारा पॉइंट को कवर करते हुए, सारा एनालिसिस को कवर करते हुए चलेंगे, ताकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछे ताकि हम पहचान पाए उसको, ठीक है? इसीलिए सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि FM स्पेशली एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जिसमें क्वेश्चन में ना बहुत सॉल्यूशंस पे बहुत बड़ी चीज नहीं है। FM का प्रॉब्लम ये होता है स्टूडेंट को कि वो क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं पाता कि करना क्या है। और यही मुझे आपसे, यही चैलेंज को आपको सॉल्व करवाना है।
कि क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपसे क्या पूछा, मतलब बिजनेस को एक गहराई से अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट का एक डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जो लोग स्टॉक मार्केट का कनेक्शन रखता है उन्हें हेल्प होगा, काफ़ी हेल्प होगा। जो नहीं रखता उन्हें फ्यूचर में हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको फाइनेंशियल मार्केट के साथ जुड़ना ही है, चाहे लीगली हो या फाइनेंशियली। मतलब कंपनी सेक्रेटरी वाले थोड़ा लीगल पार्ट में जुड़ जाते हैं और CA CMA को फाइनेंशियल पार्ट में जुड़ना पड़ता है, तो जुड़ना तो है ही आज नहीं तो कल। ठीक है सर, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही रखते हैं सर। ओके ওকে স্যার। ओके सर। স্যার ठीक है। বলছিলাম এই রেশিও অ্যানালাইসিসের এই আগের দিনের ক্লাসটা আপনি একটু শেয়ার করে দেবেন, हम्म, আর যেগুলো লিখিয়েছিলেন না ওইগুলো একটা PDF করে পাঠিয়ে দেবেন, কেন তা লিখতে। ক্লাসটা যখন করবি তখন লিখতে পারবি না? না স্যার, ক্লাসটা একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দেখবো, জ্যামবোর্ডটা পাঠালে ভালো হয়। আর ওটা দেখে अच्छा, দেখে ফরওয়ার্ড করবো। जैम बोर्ड तो मैं भेज दूंगा, उसमें कुछ नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन जब तुम लोग क्लास